वैल्यूएशन टॉपिक में हम लोग हैं अभी, और टॉपिक का नाम है क्या? सेक्शन 15। सब रेडी? वैल्यूएशन टॉपिक में दो सेक्शन है, दो छोटे छोटे सेक्शन है। दादा कोई कॉपी नहीं चाहिए, कोई मैट नहीं चाहिए, आप ट्राई करो एकदम दिल से दिल तक वो पैच है। जो कॉपी का फ्लो है, जो मैट का फ्लो है, वही यहाँ पे फ्लो है। 15.1 एंड 15.2। 15.1 तो एकदम मामूली सी बात कहता है कि असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी आप जितने में ट्रांजैक्शन करेंगे ना वही असेसेबल वैल्यू मान लेंगे। यदि आप 100 का माल 100 में बेच दो तो ठीक, 100 का माल 40 में बेच दो तो ठीक, 100 का माल 120 में बेच दो तो ठीक, जितने में बेचोगे दैट विल बी द असेसेबल वैल्यू provided two conditions are satisfied: buyer and seller are unrelated party and price is the sole consideration. लेकिन 15.2 क्या कहता है? 15.2 कहता है कि असेसेबल वैल्यू निकालने के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू में ये एडजस्टमेंट कर देना। कौन कौन से एडजस्टमेंट? 6 एडजस्टमेंट। पहला, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर हो तो वैल्यू में ऐड कर देना। इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर लाइक पैकिंग, कमीशन, इंस्टॉलेशन, ये सब। नंबर टू, कोई भी टैक्सेस अदर देन जीएसटी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। कोई भी टैक्सेस अदर देन जीएसटी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तीसरा, कोई भी सब्सिडी वैल्यूएशन में ऐड होगी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी। लोकल अथॉरिटी सब्सिडी भी वैल्यू में ऐड होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी वैल्यू में ऐड नहीं होगी। कोई भी ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर पेड बाय द रेसिपिएंट तो दैट शैल बी एडेड टू द वैल्यू। सप्लायर ने गुड्स में जो भी किया बिफोर सप्लाई सप्लायर ने गुड्स में जो जो तड़का फड़का मारा सब विल बी एडेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। इंटरेस्ट और लेट फीस शैल बी एडेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ इट इज पेड। इंटरेस्ट, लेट फीस फॉर पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट, ये सब वैल्यूएशन में ऐड हो जाएगा, हाँ, इफ इट इज पेड। लास्ट, ट्रेड डिस्काउंट, टैक्स डिस्काउंट या कोई भी डिस्काउंट विच इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी सब्ट्रैक्टेड। भैया 15.1 15.2 रिवाइंड हो गया। हाँ, अब एक बार 15.2 के भीतर जाते हैं और थोड़ा सा और गहराई में जाके देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर वैल्यूएशन में ऐड होगा, चाहे वो इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर पैकिंग का हो, प्राइमरी पैकिंग हो, सेकेंडरी पैकिंग हो, डिलीवरी हो, कोई भी जो कि सप्लाई से एसोसिएटेड है, उसके बिना सप्लाई कैसे होगी? तो दैट विल बी एडेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, जैसे मैंने टीवी खरीदा, जैसे मैंने एसी मशीन खरीदा और उन्होंने लिया में से एसी मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेज, तो वैसे तो इंस्टॉलेशन चार्जेज इज अ सर्विस, लेकिन ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? अच्छा, एसी प्लस इंस्टॉलेशन, यार मैं कंफ्यूज हो गया, पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। एक बात बताओ, एसी प्लस इंस्टॉलेशन ये तो दो अलग अलग सप्लाई है ना। एसी खरीदा, इंस्टॉलेशन कराया, तो ये तो दो अलग अलग सप्लाई होगी ना। ये दो अलग अलग सप्लाई है कि कंपोजिट सप्लाई है? कंपोजिट सप्लाई है, क्योंकि दो सप्लाई एक साथ ले रहे हो, भले ही दाम अलग अलग है। भैया एसी का दाम 50,000, इंस्टॉलेशन का दाम 3,000, भले ही दाम अलग अलग है, तो क्या हुआ? सिंगल प्राइस की कंडीशन क्या है? बोथ आर प्रोवाइडेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर। जो आज की डेट में, अब वो जमाना थोड़ी है भाई कि एसी में दुकान से लूंगा, इंस्टॉलेशन लोकल वाले से कराऊंगा। असल तो भैया एसी वाले को बोलता भैया सब करवा देना, लगा देना घर में एसी, तो इंस्टॉलेशन इसी में आ गया। दूसरा, कोई भी टैक्सेस ऐड हो जाएगा अदर देन जीएसटी। तो यदि आपने टोबैको खरीदा 50 लाख का, उस पर एक्साइज दिया 6 लाख का, तो जीएसटी लगेगा 56 लाख पे। क्लियर? जैसे आपने हाउस प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया, रेंटल 1 लाख रुपया रेंट है, और टेनेंट को बोला भाई म्युनिसिपल टैक्स तू पे करना, या एक काम का म्युनिसिपल टैक्स मेरे को दे देना, मैं गवर्नमेंट को दूंगा। तो मैंने टेनेंट से म्युनिसिपल टैक्स 1,000 रुपया और ले लिया। 1 लाख रुपया क्या चीज था? रेंट का, और 1,000 रुपया और किस चीज था? म्युनिसिपल टैक्स। ये भी वैल्यूएशन में ऐड हो जाएगा, और जीएसटी 1,01,000 पे लगेगी। यदि मैं एयरक्राफ्ट में जा रहा हूं, मेरे से लिया जा रहा है बेसिक फेयर 4,000 रुपया,
और मेरे से लिया जा रहा है क्या क्या, अरे वो क्या क्या लेते हैं ना, सर्विसिंग फीस और क्या क्या वो एविएशन चार्जेज और क्या क्या, तो पैसेंजर सर्विस फी, ये सब अलग से लिए जा रहे हैं। तो ये सब वैल्यूएशन में ऐड हो जाएंगे और मैं जीएसटी 7,000 रुपये दूंगा। मैं स्क्रैप खरीद रहा हूँ, इफ यू रिमेंबर इनकम टैक्स में स्क्रैप पे टीसीएस लगता है, इनकम टैक्स में स्क्रैप पे टीसीएस लगता है। तो मैंने 10 लाख का स्क्रैप खरीदा, इनकम टैक्स का टीसीएस ऐड हो गया 10,000 रुपया। बताओ जीएसटी कितने पे देना है? लाउडर, आंसर इज 10 लाख पे देना है। टीसीएस इज नॉट अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस, टीसीएस इज अ टैक्स ऑन इनकम। तो ये आप नहीं बोल सकते कि गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स है। एनी टैक्स शैल बी एडेड टू वैल्यू ऑफ सर्विस। इसका मतलब नहीं कि एनी टैक्स मतलब कुछ भी, एनी टैक्स मतलब इनकम टैक्स थोड़ी वैल्यूएशन में ऐड होगा। तो टीसीएस को लेके लॉ ने सर्कुलर ला दिया कि ये वैल्यूएशन में ऐड नहीं होगा। वैसे एक और सर्कुलर आया हुआ है कि केरला सेस, नोटिफिकेशन आया हुआ है कि केरला सेस वैल्यूएशन में ऐड नहीं होगा। तो दो ध्यान रखना, केरला सेस तो चलो पुराना हो गया तो बात नहीं, इनकम टैक्स का टीसीएस वैल्यूएशन में ऐड नहीं होगा। हाँ, कस्टम ड्यूटी तो वैल्यूएशन में ऐड होगी, हर हाल में ऐड होगी। यदि कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। अब तुम सिनेमा हॉल में गया, सिनेमा हॉल में गया तो तुमसे लिया गया टिकट का 100 रुपया, और उनका लोकल एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं हुआ है, लोकल एंटरटेनमेंट टैक्स बताया था, इंट्रो में बताया था। तो एंटरटेनमेंट टैक्स ले दिया 5 रुपया, तो जीएसटी लगी दी 105 में। एनी टैक्स शैल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलो ठीक है, पॉइंट नंबर 2 खत्म। पॉइंट नंबर 3 मैंने क्या बोला, कोई भी सब्सिडी वैल्यू में ऐड होगी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी। लोकल अथॉरिटी की सब्सिडी भी वैल्यू में ऐड होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी वैल्यू में ऐड नहीं होता, ये यहाँ पे भी बोला हुआ है सेक्शन 15(2) और सेक्शन 231 कंसिडरेशन में भी बोला हुआ है कि सब्सिडी शैल बी इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी। तो दोनों बातें एक दूसरे की पूरक है। एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर पेड बाय द रेसिपिएंट, सप्लायर का कोई भी ऑब्लिगेशन रेसिपिएंट पे करे, ये पॉइंट बच्चे ध्यान ही नहीं देते। ये भी है, हाँ ये भी है, ये इंपॉर्टेंट है या, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब आता है क्या, अभी दिखाता हूँ, रुक जा अभी दिखा दूंगा। तुम बस याद रखना, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर बॉन्ड बाय द रेसिपिएंट शैल बी एडेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये क्या था, एनीथिंग डन बाय द सप्लायर बिफोर सप्लाई शैल बी एडेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल वेइंग, सप्लाई करने के पहले वजन तो कराऊंगा ना, तो वजन का चार्जेस मैंने आपसे अलग से ले लिया, पैकिंग कर दिया आपके सामान का पहले ले लिया, तो जो भी चीज मैंने सप्लाई के पहले की और आपसे पैसा अलग से लिया वो भी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुमने मेरे से चांदी का ग्लास खरीदा, तुमने बोला सर इस ग्लास पे मेरा नाम लिखवा के दे दीजिएगा, तो मैंने बोला ग्लास पे नाम लिखाने का 100 रुपया एक्स्ट्रा चार्जेज है। तुमने बोला ओके, तो मैंने तुम्हारी चांदी की ग्लास पे एक सर्विस दी, एक सर्विस नाम लिखवा दिया, लेकिन इट शैल बी एडेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। बात क्लियर क्या, बात क्लियर। तुमने लैपटॉप खरीदा, बोला सर इसमें ये सॉफ्टवेयर ऐड कर दीजिएगा, मैंने बोला कर दूंगा, चार्जेज अलग न देंगे। तुमने बोला ओके सर, हाँ जो ये सब कर दीजिएगा, मेरा 500 रुपया और ले दीजिएगा, तो ठीक है, वेल शैल बी एडेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी, ध्यान से सुनना, पेनल्टी आते तो मेरा दिमाग में आ जाता है वो लिक्विडेटेड डैमेज। मैंने तुमसे बात किया था, देखो भैया माल मेरे को 7 दिन में दे देना, और तुमने बोला था भैया पेमेंट 30 दिन में कर देना। 2 क्लॉज थे, एक तो डिलीवरी क्लॉज और एक पेमेंट क्लॉज। माल कितने दिन में देना है, 7 दिन में देना है, और पेमेंट कितने दिन में करना है, 30 दिन में करना है। तो तुमने 7 दिन के अंदर माल नहीं दिया, तुमने 9 दिन के अंदर माल दिया, तो मैंने तुमसे 5,000 पेनल्टी ले ली। इस पेनल्टी को बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज, और ये वैल्यूएशन में ऐड लाउडर नहीं होता है। इस पे जीएसटी नहीं लगता, ये कुछ नहीं होता। ये हुआ लेट फीस। तुमने पेमेंट 30 दिन की जगह 40 दिन में दिया, मैंने बोला ऐसे 30 दिन का बाद था 40 दिन, चल इंटरेस्ट दे, चल लेट फीस दे, चल पेनल्टी दे, किसी भी नाम से लूं, किसी भी नाम से लूं, मैंने तुमसे 5,000 रुपये और ले लिया, ये 5,000 वैल्यू में ऐड हो जाएगा। दोनों ही पेनल्टी है, परंतु ये वैल्यू में ऐड होगा। क्यों, 15(2) में साफ साफ बोला हुआ है, क्या करे, वैल्यू में ऐड होना ही होना है।
लेकिन ये वैल्यू में तभी ऐड होगा जब आप इसको पे करोगे। पे नहीं किया तो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। मैंने तुम्हारे ऊपर बिल डाल दिया कि भाई 5,000 और देना पड़ेगा, तूने लेट पेमेंट किया है। तो बोला मुंद्रा जी बचा हुआ पैसा भी चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने बोला यार दे दे, छोड़ 5,000 छोड़। तो मैंने तुम्हारे ऊपर बिल रेज किया था, लेकिन तुमने मुझे 5,000 दिया नहीं, वो बिल मेरा हवा में रह गया, तो मुझे जीएसटी नहीं देना। इट इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस। ये कहाँ बोला हुआ है? ये टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में बोला हुआ है। ये कहाँ बोला हुआ है? टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में बोला हुआ है कि ये कैश बेसिस पे टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट और लेट फीस। इसके बाद क्या था? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। बड़े ध्यान से सुनना। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जाता है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जाता है, और एक पोस्ट डिस्काउंट दिया जाता है, पोस्ट डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया तब तो कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हारे यहाँ आया माल लेने, भैया क्या दाम बोला? आपने बोला 50,000। मैंने बोला मेरे लिए भी 50,000। बोला भैया आप 2,000 कम दे देना, 48,000। ये क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट। फिर मैंने बोला देख भाई सारा पैसा कैश में दे सकता हूँ अभी, हाथों हाथ दाम सही कर दे। बोला लो भैया 1,000 और कम दे देना। तो ये हो गया कैश डिस्काउंट। तो अभी जीएसटी कितने पे लगेगी? 47,000 पे लगेगी। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बोथ विल बी सब्ट्रैक्टेड। दूसरा केस आता है, मैंने बोला भैया दाम, बोला 50,000। मैंने बोला कुछ कम होगा? बोला भैया 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दीजिएगा, आपको 5% कैश डिस्काउंट दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है बिल बना दो, मुझे तो 1 महीने बाद पेमेंट करना है। मैंने बोला बिल बना दो। उसने बिल बनाया। बताओ अभी वो बिल कितने का बनाएगा? मेरे से पूछा भैया 1 महीने में दे देंगे? मैंने बोला पक्का 7 दिन में दे दूंगा। तो बिल बना। तो बता बिल कितने का बनाएगा वो? नहीं 50,000। बोलने पे मानता है क्या कोई? हाँ बोलने पे कोई मानता है? कोई नहीं मानता। वो अभी बिल बनाएगा 50,000 का। वो बोलेगा जब आप टाइमली पेमेंट करेंगे तब का बात तब करेंगे। अभी बिल बनेगा 50,000 का। तो अभी जीएसटी कितना लगा? 18%। अभी जो गवर्नमेंट को मैं कितना दूंगा? भैया दो पार्टी मुझे पेमेंट करे या नहीं करे, मुझे तो गवर्नमेंट को अभी देना है। तो अभी मैं गवर्नमेंट को 9,000 रुपया तो जमा कर दूंगा। बाद में मैं सच्ची में 20 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया। तो जब मैं 20 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो मुझे क्या देगा? ये इन्वॉइस दिया था, अब वो मुझे क्रेडिट नोट देगा। क्या देगा? क्रेडिट नोट। 5,000 डिस्काउंट था, 5,000 का क्रेडिट, वो 5% था, तो मुझे 2,500 का क्रेडिट नोट देगा। और यहाँ पे वो मेरा जीएसटी 18% रिवर्ट करेगा। अरे 2,500 का 5% कितना, 18% कितना होता है? शायद 450 होता है, पता नहीं शायद। हाँ तो ये 450 था। अरे हाँ इतना ही होता है। तो ये 450 का मुझे क्या देगा? क्रेडिट नोट देगा। तो फाइनली वो जीएसटी गवर्नमेंट को दिया पहले 9,000 रुपया, और बाद में 450 रुपया वो अपनी जीएसटी लायबिलिटी रिवर्ट करा दिया। इस तरीके से काम होगा। तो पहले जीएसटी पूरा 9,000 जमा करना पड़ेगा, बाद में क्रेडिट नोट मिलेगा तो 450 का जीएसटी रिवर्ट होगा। बात क्लियर क्या? बात क्लियर। अब लेकिन सपोज ऐसा भी होता है कई बार कि ये डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पता था, एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पता था। इफ द डिस्काउंट वॉज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और बाद में कस्टमर ने मुझे, बाद में सप्लायर ने डिस्काउंट दे दिया, क्रेडिट नोट भी दे दिया, सब कर लो भाई साहब, लेकिन यदि डिस्काउंट वॉज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई तो फिर वो डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। एग्जाम में कैसे पूछा हुआ? एग्जाम में पूछा हुआ है कि मैंने अपनी क्लासेस डिस्ट्रीब्यूटर को दी कि मेरी क्लासेस एक काम करो, तुम दुबई में बेचो। तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला भेज दूंगा सर। दुबई थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा नीचे लाओ। दुबई नहीं, तो नीचे लाओ नीचे लाओ नीचे लाओ। मैंने बोला अंडमान में बेचो, अंडमान में बेचो। तो उन्होंने बोला भेज दें। क्या हुआ? हेलो। हाँ तो मैंने अंडमान में अपनी क्लास बेचने के लिए बोला, तो मैंने अपनी पेन ड्राइव बेच दी 10,000 में।
डिस्ट्रीब्यूटर ने ले भी लिया कि हाँ चलो 10,000 में अंडमान में बेचेंगे। फिर महीने भर के बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से रिपोर्ट मांगी कितनी पेन ड्राइव बिकी, तो उसने बोला सर ज़्यादा नहीं बिकी, सिर्फ 10 ही पेन ड्राइव बिकी। मैंने बोला तूने मेरे से 50 खरीदी थी, 10 ही बिकी। बोला सर अंडमान में इतना कोई पैसा देने के लिए रेडी नहीं है, सपोज। तो मैंने बोला एक काम कर, मैं 2,000 का डिस्काउंट देता हूँ, तो बेच वहाँ पे। तो ये डिस्काउंट पहले तय नहीं था। अच्छा अभी तो नया माल नहीं दिया है, वही माल जो पहले दिया हुआ था मैंने उसमें 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर नहीं जिएगा तो मैं कैसे जीऊंगा, एक बार थोड़ी माल बेचना है, हर बार माल बेचना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का ध्यान रख के मैंने जो पुराना सप्लाई 10,000 पे कर दिया था उसमें मैंने बोला भाई तू 2,000 का डिस्काउंट और ले, लेकिन माल बेच। लेकिन वहां पे उसके बाद वो माल बिका। तो ये जो 2,000 डिस्काउंट मैंने बाद में दिया ना, ये वैल्यू से लेस नहीं होता, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक तीसरा एग्जाम्पल पूछता हूँ, तुम लोग बताना क्या होगा। तुम आए मेरी दुकान में, मैं हूँ डीमार्ट, मेरी दुकान में तुम्हें माल आए, तो तुमने यहाँ पे 50,000 का माल खरीदा। मैंने बोला आप हमारे बहुत वैल्यूबल कस्टमर हो, हम आपको डिस्काउंट कूपन देते हैं। बोला नाइस थैंक यू, 5% का आपको डिस्काउंट कूपन मिला है। बोला नाइस, ये 2,500 लेस कर दीजिए। बोला नहीं, ये आपके नेक्स्ट बिल पे एडजस्ट हो गया। ओ तो अभी 50,000 पे जीएसटी देना, हाँ अभी तो 50,000 ही देना सर, बाद में आपको डिस्काउंट कूपन जब आप नेक्स्ट परचेज करेंगे तो आप इसमें एडजस्ट कर लीजिए। जिसको तुम्हारे भाषा में पॉइंट बोलते हैं ना कि सर आपने इतना माल लिया, अरे सब में चलता है यार, अरे पेंटालून सभी तो पॉइंट देते हैं ना कार्ड पे, फिर आप माल खरीद लो, फिर वो पॉइंट आप बाद में इंतजाज करा ले, तो है ना। तो वैसे हमने अपने कस्टमर को 5% डिस्काउंट दिया, तो अभी 50,000 रुपया पे उसने जीएसटी दे दिया। अब अगला माल उसने खरीदा 80,000 का। मैंने बोला एकदम थैंक यू सर, आपका 2,500 का डिस्काउंट कूपन हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करते रहे, और ये आ गया माल 77.5 का। बताओ जीएसटी कितने पे देना है, लाउडर एंड फास्टर एंड आंसर इज ये डिस्काउंट इस सप्लाई से है कि इस सप्लाई से। 50,000 वाला सप्लाई पे डिस्काउंट है कि 80,000 वाला सप्लाई पे डिस्काउंट है। ये 50,000 वाला सप्लाई का डिस्काउंट कूपन है जो बाद में आप इंटैश करा रहे हो। लेकिन डिस्काउंट किस लिए मिला था आपको, क्योंकि आपने 50,000 का खरीदा था। अरे दोस्त यदि इसके वाला होता तो 4,000 डिस्काउंट होता ना, ये तो ऑब्वियसली 50,000 वाला डिस्काउंट है। तो लॉ क्या बोलता है, इस 80,000 के परचेज पे आपको जीएसटी देना है और इस 50,000 के लिए क्रेडिट नोट देना है, और यहाँ पे आपको 2,500 का डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारे स्टूडेंट बोलेंगे हाँ सर बात तो वही वाना, यहाँ पे 80 पे दे रहे, यहाँ पे 2,500 पे क्रेडिट नोट। अरे कैसे, सपोज यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट खरीदा था 12% जीएसटी वाला, और ये डीमार्ट है, यहाँ पे तो हर तरह के प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैंने माल खरीदा था 18% जीएसटी वाला। तो दोस्त 80,000 पे 18% ही लगेगा, और वो जो 2,500 का ये वाला माल है ना 12% वाला माल, 12% वाले माल से डिस्काउंट जाएगा। क्योंकि डिस्काउंट वॉज नोन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सप्लाई, दो इट इज अवेल्ड लेटर, इसी को बोलते हैं पोस्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट भले मैंने आपको बाद में दिया, लेकिन वॉज इट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यस। तो ये सब्ट्रैक्ट। तो भैया पोस्ट डिस्काउंट के सब्ट्रैक्ट करने के लिए 3 बातें ध्यान रखना। पहला, पोस्ट डिस्काउंट तभी माइनस होता है व्हेन इट वाज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप ये पॉइंट तो तुम्हें मालूम पड़ गया। हाँ अरे हाँ बोलो। दूसरा, इट मस्ट बी यू मस्ट बी एबल टू लिंक इट विथ इनवॉइस। कौन से इनवॉइस से रिलेटेड ये डिस्काउंट है, ऐसा लिंकिंग होना बहुत जरूरी है। हाँ, और चौथा तीसरा कि जो बायर है, जो रेसिपिएंट है, वो अपना आईटीसी रिवर्ट कर रहा हो। रेसिपिएंट मस्ट रिवर्ट आईटीसी। यदि रेसिपिएंट आईटीसी रिवर्ट नहीं करेगा तो आपका भी जीएसटी लायबिलिटी पे नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपको पोस्ट डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा। तीनों, ऑल द 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। खत्म क्या बात? अरे हाँ बोले था, चेहरा क्यों बताते रहो, बोलो। मैडम डोंट लिंक इट विथ वाउचर।
ये डिस्काउंट कूपन है जो डिस्काउंट पॉइंट की तरह आपके ऐप में जुड़ते रहता है। फिर जब भी आप 50,000 का माल खरीदे, आपका 2,500 पॉइंट आ गया है। फिर आपने जब भी माल खरीदना हो, आप 2,500 का पॉइंट इंटरेस्ट कर सकते हो। लेकिन अभी आपका सपोज ये वाला माल 12% वाला माल है, ये वाला माल 18% वाला माल है, तो इस 80,000 पे तो 18% ही जीएसटी लगेगी। ये डिस्काउंट तो इससे रिलेटेड था, मैं अभी दूं या बाद में दूं, माइनस तो इसी में से होगा। ऑब्वियस सी बात है। बात क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं सब्सिडी की। सब्सिडी में भी एक बात ध्यान रखना कि सब्सिडी you must be able to link it with supply. It must be connected to supply. If it is not linked to supply, तब तो सब्सिडी माइनस ही नहीं होगा, नॉट टू बी सब्ट्रैक्टेड, ये सब्सिडी माइनस नहीं होगा। लेकिन यदि लिंक टू सप्लाई है तो फिर गवर्नमेंट की माइनस नहीं, ऐड नहीं होगा। यदि गवर्नमेंट की सप्लाई है तो ऐड नहीं होगा, और यदि अदर की सप्लाई है तो ऐड हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने मेरे को एक बार ऑफर आया था। कहाँ से आया था बताऊं? मिर्जापुर। नाम सुना? मिर्जापुर सब मूवी में नाम सुना है? नहीं, बनारस से 30-40 किलोमीटर दूर है मिर्जापुर। वहाँ के एक रईस इंसान है, उन्होंने बोला कि आप मिर्जापुर में अपना सेंटर खोलिए, मैं आपको यहाँ पे लैंड खरीद के दूंगा। तो सपोज वो अब अपने इसमें डेटा हाइपोथेटिकल डाल रहे हैं, यहाँ तक ये बात असली बात थी। अब मैं यहाँ पे डेटा इमेजिनरी डाल रहा हूँ। सपोज वो बोल रहे थे मुंद्रा जी आप मिर्जापुर में हमारी कोचिंग सेंटर खोलिए, यहाँ के बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे अच्छी कोचिंग नहीं है, बच्चों को बनारस जाना पड़ता है, एक काम करिए आप यहाँ पे खोलिए, हम आपको 2 करोड़ की लैंड देंगे, आपको जितना भव्य सेंटर बनाना बनाइए, 2 करोड़ की सब्सिडी है, ठीक है। तो हमने वो 2 करोड़ की सब्सिडी लेके सपोज वहाँ पे भव्य कोचिंग सेंटर बना दिया। हाँ, अब वहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा रहे, 8,000 रुपया फीस लेते हैं। तो भैया देखो, ये सब्सिडी तो हमें मिली है, और ये कोई गवर्नमेंट सब्सिडी भी नहीं है, ये एनजीओ की सब्सिडी है, हिसाब से वैल्यू में ऐड होना चाहिए। लेकिन इस सब्सिडी का सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट है, क्या ये ट्रेसेबल है, क्या नहीं, तो फिर ये वैल्यू में ऐड नहीं होगी। तो इट मस्ट बी लिंक विद द सप्लाई। आप इसको सप्लाई से लिंक कर सकते हो क्या? सप्लाई पे इसका इम्पैक्ट क्वांटिफाई कर सकते हो क्या? तभी ये वैल्यू में ऐड होती है। तभी कैसे ऐड होगी भाई? बात क्लियर? ओके। वैल्यूएशन चैप्टर में एक छोटी सी बात और है जो स्टूडेंट को बहुत परेशान करता है, ध्यान से सुनना। वो बात है कि यदि सप्लायर को रेसिपिएंट कोई सामान दे, क्या दे? सामान दे, गुड्स दे, तो क्या ये गुड्स की वैल्यू में ऐड होगी क्या? हाँ, क्या ये वैल्यू में ऐड होगी क्या या नहीं होगी? दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। मैंने इसके ऊपर 3 एग्जाम्पल बनाए, आपके इंस्टीट्यूट ने भी 3 एग्जाम्पल बनाए। मैं एग्जाम्पल दोबारा बनाता हूँ कि आप मेरे नहीं, मैं हटाऊँ, आप हटाओ। अभी जैन जी की शादी हो रही है, किसकी शादी हो रही है? जैन जी की शादी हो रही है। जैन जी को इस शादी की केटरिंग का काम सपोज आपको मिला है, और केटरिंग का आपने प्राइस कोट किया 50 लाख रुपया। जैन जी ने अपनी शादी में केटरिंग का काम आपको दिया है, प्राइस कोट किया 50 लाख रुपया। लेकिन जैन जी की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है, क्या? कि जयपुर का घेवर होना चाहिए। ओहो, जयपुर का घेवर। लेकिन आपने मना कर दिया, भैया जयपुर में मेरा कॉन्टैक्ट नहीं है, हम जयपुर के घेवर नहीं दे पाएंगे। तो फिर क्या हुआ? जैन जी ने खुद जयपुर से 10 लाख के घेवर मंगा के आपको दिए, और बोला ले भाई सर्विंग कर देना। तो अब 50 लाख जैन जी आपको कैश में दे रहे हैं, और 10 लाख के घेवर दे रहे हैं, ताकि सारे गेस्ट को आप घेवर लाए। तो क्या ये 10 लाख वैल्यू में ऐड होगा कि नहीं होगा? तो आंसर इज, क्या बोला आपने? वो सब घेवर का स्वाद सोच रहे हैं, लाल वाला कि पीला वाला? अरे चट्टे कहेंगे। एंड आंसर इज घी वाला कि असली वाला? एंड आंसर इज कि कोई भी गुड्स यदि रेसिपिएंट सप्लायर को देता है और सप्लायर उसको अपने घर में नहीं ले जाता बल्कि सप्लाई में ही यूज कर देता है, तो फिर वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी 50 लाख रुपया। लेकिन सपोज इस 10 लाख के घेवर में सप्लायर का मन मान गया और वो 8 लाख तो यहाँ पे यूज कर लिया और आपसे परमिशन लेके 2 लाख ले दिया और दूसरी केटरिंग में लगा दिया, तो फिर वो 2 लाख वैल्यूएशन में ऐड हो जाएगा, बिकॉज ही यूज इट फॉर हिज पर्पज, नॉट फॉर रेसिपिएंट पर्पज। क्लियर? बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। लेकिन एक ऐसा ही क्वेश्चन आया
एक ऐसा ही क्वेश्चन आया खतरनाक वाला, जीटीए सर्विस। मैंने जीटीए को बोला भैया मेरा माल यहाँ से दिल्ली ले जाना है। उसने मेरे को प्राइस कोड किया 1 लाख रुपया। मैंने बोला किस बात का 1 लाख रुपया, फालतू 1 लाख रुपया। तो बोला भाई साहब डीजल का दाम पता है। ये पैटर्न डायलॉग है सबका। तो मैंने बोला एक काम कर, डीजल मैं दे दूंगा, अब बोल। तो उसने बोला 60,000 रुपया। तो मैंने 60,000 रुपया उसको दिया। अब रेसिपिएंट ने तो हो सप्लायर को क्या दिया, 60,000 रुपया कैश दिया और डीजल दे दिया। अब बताओ डीजल मैंने 30,000 का भरवाया। अब बताओ इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? तो तुम पुराना कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो बोलेगा डीजल तो भैया देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई में यूज हुआ है, तो ये तो वैल्यू में यूज नहीं होता, वैल्यू में ऐड नहीं होता। तुम्हारा दिमाग बोलेगा आंसर इज 60,000। परंतु इसको ऊपर डिपार्टमेंट ने सर्कुलर लाया और बोला डीजल इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ जीटीए सर्विस। ऐसे थोड़ी होता है जीटीए विदाउट डीजल। हाँ, ऐसे तो फिर सभी सप्लायर ऐसे ही प्राइस तोड़ के अपना बचा लेंगे। पेट्रोल भाई मैं भरा दूंगा, अब दाम बता, तब तो हर बार ही यार जीएसटी कम आएगा। तो लॉ ने क्लियर कर दिया कि जीटीए सर्विस या कोई भी पैसेंजर कैरिंग में पेट्रोल डीजल आर द इंडिस्पेंसिबल पार्ट और वो वैल्यू में हमेशा ऐड होंगे। असेसेबल वैल्यू शैल बी 90,000। क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कौन सा, कि मैं हूँ सीए, मैं आपकी कंपनी में रिटेनरशिप में काम करता हूँ। हाँ, आपकी कंपनी में रिटेनरशिप में काम करता हूँ। मैंने आपसे फीस ली है, अपनी प्रोफेशनल फीस 25 लाख रुपए, और इसके अलावा आपने मुझे एक ऑफिस स्पेस दे रखी है जहाँ पे बैठ के मैं अपना काम इत्मीनान से करता हूँ। अरे न्यू टाउन में एक 300-400 स्क्वायर फीट का बड़ा रूम जिसमें मैं और मेरे 7 स्टाफ बैठ के आराम से काम करते हैं, ऐसी आपने स्पेस दी है। अरे वो स्पेस मैं रेंट पे लूँ ना तो मेरा साल का 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा। अब आपने दे रखी, आपकी कंपनी में रिटेनरशिप में काम करते हैं तो वहीं पे बैठ के अपना दूसरा काम भी सल्टा लेते हैं। तो ऐसे में सीए इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बताओ भैया ऐसे में वैल्यू क्या होगी? तो आंसर इज असेसेबल वैल्यू होगी 25 + 5, बिकॉज एक कंसिडरेशन और मिल रहा है जिसको आप ऑफिस प्लस पर्सनल दोनों काम में यूज कर रहे हो, तो वैल्यूएशन में ऐड होगा। वैल्यूएशन चैप्टर में यदि वैल्यूएशन रूल की, अच्छा एक और बात कैसे भूल सकते हो तुम, छी 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 कैसे भूल गए तुम, ये बात शर्म आनी चाहिए तुम्हें। धर्मादा, धर्मादा वैल्यूएशन में ऐड होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान रखना, धर्मादा यदि धर्मादा आप कस्टमर से लेके धर्म के कॉज में, चैरिटेबल कॉज में लगा दो तो वो वैल्यूएशन में ऐड नहीं होगा। लेकिन यदि आप धर्मादा का पैसा लेते जेब में रख लो तो वो वैल्यूएशन में ऐड होगा। वैल्यूएशन चैप्टर में वैल्यूएशन रूल को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है मैंने आपको सभी बता दिया। इसी के मन में कोई डाउट्स आउट है तो पूछ लो। द टॉपिक वैल्यूएशन रूल, ये टॉपिक इस साल और ज्यादा वाइटल है। ये टॉपिक इस साल बहुत ज्यादा वाइटल है, यू नो भाई। तो जी 2-3 छोटे अमेंडमेंट आए इस टॉपिक पे। तो लेट्स स्टार्ट। वैल्यूएशन रूल स्टार्ट होता है 27 से। इसमें 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, 31A है, 32(1), 32(2), 32(3), 4, 5। काफ़ी बड़ा टॉपिक है। वी स्टार्ट विथ रूल 27। रूल 27 क्या कहता है कि यदि आपके सप्लाई में थोड़ा पेमेंट कैश में आ रहा है और थोड़ा पेमेंट काइंड में आ रहा है, तो ऐसे में वैल्यूएशन कैसे करने का है? तो हमारा लॉ बोलता है कि यदि पेमेंट पार्टली इन कैश है, पार्टली इन काइंड है, तो फिर आप उसकी ओपन मार्केट वैल्यू को ही असेसेबल वैल्यू लीजिए। यानी कितना मिल रहा है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। आपकी जो सर्विस है, आपकी जो सप्लाई है, उसकी ओपन मार्केट वैल्यू शैल बी द कंसिडरेशन। लेकिन यदि ओपन मार्केट वैल्यू कंफर्टेबली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, देन द असेसेबल वैल्यू शैल बी, जो आपको कैश में मिला वो और जो आपको काइंड में मिला वो, दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी दैट शैल बी द असेसेबल वैल्यू। लेकिन यदि ये भी इजीली कंफर्टेबल नहीं हो सकता तो फिर आपको लेना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइट, काइंड एंड क्वालिटी। और लास्ट में है कॉस्ट मेथड और रेसिडुअरी मेथड। तो भैया देखो ये 3rd and 4th तक तो नंबर ही नहीं जाता, पहला 2 ही इंपॉर्टेंट है। ये पहली चॉइस है, पहली चॉइस देखो क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू।
यदि ओपन मार्केट वैल्यू इजीली ट्रेसेबल नहीं है, देन ओनली विल गो फॉर द कंसिडरेशन कितना कैश में मिला और कितना टाइम में मिला। यानी सपोज अपने किसी को ट्यूशन्स पढ़ाते हैं और ट्यूशन्स पढ़ाने पे वो बंदा अपने को 4,000 कैश दे दिया और एक मोबाइल लाके दे दिया। अब उस मोबाइल की कीमत ओपन मार्केट वैल्यू में है सपोज 10,000, तो हिसाब से अपने को मिला है घर में 14,000 का घर में कंसिडरेशन आया है, लेकिन हम अपनी ट्यूशन आउटसाइडर सबको देते हैं 9,000 में। तो लॉ बोलता है कि आपके पास कितना आया उससे मतलब नहीं है, द 9,000 शैल बी द असेसेबल वैल्यू, योर ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ योर सर्विस। ये क्या था? रूल 27। रूल 28 कहता है कि यदि आप अपने रिलेटेड पर्सन्स या डिस्टिंक्ट पर्सन्स को सप्लाई कर रहे हो तो व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इफ एनी सप्लाई हैज बीन मेड टू अ रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन्स, तो अगेन फर्स्ट प्रायोरिटी है ओपन मार्केट वैल्यू। यदि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी जो आप दूसरे को देते हो, अदरवाइज कॉस्ट मेथड और रेसिडुअल मेथड। लेकिन यहाँ पे कई सारी खास बातें हैं। यदि आपका रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई है एंड इफ द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी, देन द इनवॉइस वैल्यू शैल बी द असेसेबल वैल्यू। देन द इनवॉइस वैल्यू शैल बी द असेसेबल वैल्यू। ध्यान देना, ये प्रोविजंस तभी लगेगा जब रेसिपिएंट इज व्हाट? रेसिपिएंट इज eligible to claim ITC. But if the recipient is not eligible to claim ITC, तो इनवॉइस वैल्यू तक फिर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें एक बड़ा अमेंडमेंट भी आया और वो बड़ा अमेंडमेंट है ये कॉर्पोरेट गारंटी। यदि कोई रिलेटेड पर्सन्स कॉर्पोरेट गारंटी देता है टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो in that case the assessable value of such corporate guarantee shall be जितने में ट्रांजैक्शन हुआ वो और 1% of the amount of the guarantee, 1% per annum, 1% amount of the guarantee per annum shall be the value of supply। अच्छा, बीन हायर ऑफ द टू, ध्यान रखना, बीन हायर ऑफ द टू। तो सपोज एक रिलेटेड पर्सन्स कंपनी के बिहाफ में गारंटी देता है, 50 लाख की गारंटी दे रहा है और इसलिए कंपनी उसको कंसिडरेशन दे रही है सपोज 60,000, तो एक्चुअल कंसिडरेशन हो गया 60,000 और 50 लाख का 1% हो गया 50,000। विच एवर इज हायर शैल बी द असेसेबल वैल्यू। ये क्या था? कॉर्पोरेट गारंटी की वैल्यूएशन। लेकिन यदि डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ में गारंटी देता है, डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ में गारंटी देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो शैल इट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो आपको यहाँ पे रूल, यहाँ पे आपको सेक्शन 7(1)(c) समझना पड़ेगा कि 7(1)(c) में तो क्लियरली दिया वही है क्या कि डायरेक्टर एंड कंपनी आर रिलेटेड पर्सन्स। अच्छा, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन लास्ट क्लास करा दिया था, हाँ, पैथ ऑफ ABCDEF, उसमें डी क्या था? डी फॉर डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। तो डायरेक्टर एंड कंपनी आर रिलेटेड पर्सन्स। तो यदि डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ में गारंटी देता भी है तो अल्टीमेटली रिलेटेड पर्सन्स ने रिलेटेड पर्सन्स को सप्लाई किया, तो फिर तो वो विदाउट कंसिडरेशन भी हो तब भी सप्लाई माना जाएगा। तो डायरेक्टर ने अपने कंपनी के बिहाफ में तो गारंटी दिया तो दैट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। बट प्रॉब्लम यह है कि RBI के नियम के अनुसार यदि कंपनी के बिहाफ में गारंटी डायरेक्टर देता है तो डायरेक्टर कैन नॉट चार्ज एनी अमाउंट फॉर दैट। और सिंस डायरेक्टर कोई अमाउंट चार्ज ही नहीं कर सकता तो फिर इसकी ओपन मार्केट वैल्यू हो जाए निल, क्योंकि चार्ज कर ही नहीं सकता लीगली। तो जब ओपन मार्केट वैल्यू हो जाए निल तो डायरेक्टर ने कंपनी को कोई गारंटी दिया फिर भी उसकी ओपन मार्केट वैल्यू निल है तो फिर वैल्यू भी निल ही मानी जाएगी। और जब वैल्यू निल है तो GST नहीं लगेगा। देखो कितनी अजीबोगरीब बात है। यदि आपसे पूछे इज इट सप्लाई तो आप बोलेंगे आंसर इज यस इट इज अ सप्लाई। अगला क्वेश्चन पूछे कि इज इट लायबल टू GST, आंसर इज नॉट लायबल टू GST। इज इट सप्लाई? यस। लायबल टू GST? नहीं, नॉट लायबल टू GST।
नॉट लायबल टू जीएसटी। व्हाट नॉट लायबल टू जीएसटी? भाई क्योंकि भैया जी इसकी वैल्यू नील है। वैल्यू नील क्यों है? क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू नील है। ओपन मार्केट वैल्यू नील क्यों है? क्योंकि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस डायरेक्टर यदि कंपनी के बिहाफ में कोई गारंटी देता है तो इसलिए कोई कंसिडरेशन ले ही नहीं सकता। फोन आ रहा है उस लड़के का, चेक करना। नेक्स्ट, ओके, अब हम लोग आ गए रूल 29 में। रूल 29 deals with value of supply of goods made or received through an agent. कॉर्पोरेट गारंटी भाई 1% वाला वो आ सकता है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है इस साल। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट। यदि प्रिंसिपल एजेंट को माल भेजे या एजेंट प्रिंसिपल को माल भेजे तो आपको पता है 7(1) में सप्लाई है, भले कंसिडरेशन नहीं भी हो, कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी सप्लाई है, तो प्रश्न आता है वैल्यू क्या पकड़ेंगे? व्हाट शैल बी द वैल्यू? तो आंसर इज वैल्यू शैल बी द ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ द रीसेल वैल्यू, विच एवर इज योर चॉइस। एट द चॉइस ऑफ द टैक्स पेयर either the open market value or 90% of the resale value। यानी कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा, 50 लाख का माल भेजा, कंसाइनी ने इसको 60 लाख में बेच दिया, तो इसकी ओपन मार्केट वैल्यू, तो इसकी असेसेबल वैल्यू मानी जाएगी 60 लाख का 90%, 54 लाख। 54 लाख। और यदि आपके पास और क्लियरली ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो आप बता दीजिए ओपन मार्केट वैल्यू, अदरवाइज 90% ऑफ द रीसेल वैल्यू। प्रिंसिपल ने यदि एजेंट को माल भेजा तो ये रूल अप्लाई होगा, रूल नंबर 29। अब आइए रूल नंबर 30 जो थी एग्जाम में एकदम नहीं पूछता। यदि ऊपर के दिए हुए रूल से वैल्यूएशन नहीं हो पा रही है तो फिर कॉस्ट मेथड अप्लाई होता है। कॉस्ट मेथड सजेस्ट कि किसी भी चीज की असेसेबल वैल्यू शैल बी 110% ऑफ इट्स कॉस्ट, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, और सर्विस है तो कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस। उसके बाद रूल 31 है रेसिडुअरी वैल्यू मेथड। रेसिडुअल वैल्यू मेथड सजेस्ट करता है यदि ऊपर के दिए हुए किसी भी रूल से वैल्यूएशन नहीं हो पा रही है तो फिर प्रॉपर ऑफिसर विल डिटरमाइन द असेसेबल वैल्यू। हु विल डिसाइड द असेसेबल वैल्यू? PO shall decide the assessable value। ये दोनों ही रूल 30 एंड 31 एग्जाम में नहीं पूछ रहा है। रूल 31B में आते हैं, रूल 31B में आते हैं वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग में वैल्यूएशन क्या लेने का है। देखो भाई बहुत अच्छी ये चीज़ है, ऑनलाइन गेमिंग इस साल ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन गेमिंग में असेसेबल वैल्यू क्या पकड़ेंगे? आंसर इज वेरी सिंपल, जितना पैसा गेमर ने लगाया है, जितना पैसा प्लेयर ने लगाया है, दैट शैल बी द असेसेबल वैल्यू। तो सपोज आज मेरा मूड हो गया कि मैं भी टीम 11 बना के खेलूंगा, तो मैंने टीम 11 ऐप डाउनलोड किया, लॉगिन किया और फिर मैंने उसमें 10,000 रुपये डाल दिए, 10,000 रुपये डाल दिए और आज मैं पहला मैच में एक बार ऐसी 100 किया, 5,000 रुपये दाव लगाया और हार गया, और हार गया, मेरा एकदम मूड ऑफ, 5,000 रुपये ऐसे ही चला गया। बहुत सुना था टीम 11, 5,000 रुपये हार गया। मेरा ऐसा मूड ऑफ हुआ कि मैंने रिमेनिंग 5,000 विड्रॉ कर लिया, रिमेनिंग 5,000 विड्रॉ कर लिया और ऐप को मतलब क्या कर दिया, ऐप को डिलीट मार दिया और डिलीट मार के जीवन में कभी नहीं खेलूंगा ऐसा सौदन खा लिया। तो बताओ मैंने कितने का ड्रीम 11 खेला? तो मैंने टीम 11 तो 5,000 का ही खेला, बात बाती 5,000 तो मैंने विड्रॉ कर लिया था, है ना। लेकिन असेसेबल वैल्यू मानी जाएगी 10,000, जितना आपने पहले पैसा लगाया। आप बाद में पैसा विड्रॉ कर लिए काउंटिंग में नहीं आएगा, आपने जितना पैसा लगाया। अच्छा दूसरा चलते हैं, मैं हारूंगा कि मैं जीतूंगा। तो क्या हुआ, मैंने 10,000 रुपया टीम 11 में लगाया, ड्रीम 11 लगाया, और ड्रीम 11 में जा रहे, ड्रीम 11 ही है ना नाम उसका, हाँ। तो 10,000 रुपये लगाया और मैंने पहला मैच खेला, 5,000 रुपये लगाया और मैं जीत गया तो मेरे तो 5,000 का रिवॉर्ड मिल गया। तो अब मेरे बैलेंस में 15,000 रुपये,
15,000 रुपये। फिर मैंने अगला गेम लगाया, उसमें मैंने पूरे 15,000 लगा दिए, और तुम्हें मालूम क्या हुआ, मैं फिर जीत गया। तो मैं 15,000 और जीत गया। अब मेरे बैलेंस से इतना हो गया 30,000। अब मेरे को नशा चढ़ गया। अगली बार फिर मैच हुआ, फिर मैंने लगाया, इस बार मैं 30,000 जीत गया। 60,000 रुपया जीत गया बॉस, मेरे बैलेंस हो गया 60,000 रुपया। फिर अचानक मेरे तो क्या जचा किया, क्या मुंद्रा जी, शर्म नहीं आती है, सब बच्चों के काम कर रहे हो, जुआ खेलते हो। हाँ, और फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने क्या किया, बंद कर दिया, दूर 60,000 रुपया विड्रॉ कर लिया। अब बताओ मेरा टीम 11 कितना माना जाएगा। मैंने 3 बार खेला, पहली बार 5,000 लगाया, अगली बार 15,000 लगाया, अगली बार 30,000 लगाया। तो हिसाब से मैं 30,000 का एक गेम, 15,000 का एक गेम, 5,000 का एक गेम, 50,000 के मजे ले चुका हूँ, 50,000 का गेम खेल चुका हूँ। बट यू नो क्या होता, मेरी एसेसिबल वैल्यू मानी जाएगी सिर्फ, क्या बोलते हो, एजन बता दो ऑन करके कितना, एंड आंसर इज 10,000। बस आपने जितना मनी डिपॉजिट किया था वही आपकी एसेसिबल वैल्यू मानी जाती है। आपने कितना विड्रॉ कर लिया इससे कोई मतलब नहीं है, और आप जो जीते हुए पैसे वापस से लगा देते हो उससे भी कोई मतलब नहीं है। आप जो इनिशियल डिपॉजिट करते हो या आप जो फर्दर डिपॉजिट करते हो वही आपकी एसेसिबल वैल्यू मानी जाएगी। विड्रॉवल कंसिडर नहीं होगा, अमाउंट रिफंडेड नॉट टू बी कंसिडर्ड, विनिंग यूज फॉर फर्दर प्लेइंग नॉट टू बी कंसिडर्ड। मिल गया क्या? यस। वैल्यू इन कैसीनोज भी वैसी होगी, सेम एज अबव, जैसे अभी आपने ऑनलाइन गेमिंग टीम 11 खेला था, ड्रीम 11 खेला था, वैसे ही। और रूल 31B के बाद आते हैं रूल 31A में। रूल 31A बोलता है कि आप जो लॉटरी खरीदते हो तो उसकी एसेसिबल वैल्यू मानी जाएगी 100/112 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट और 100/112 ऑफ द नोटिफाइड वैल्यू ऑफ द टिकट। तो यदि आपको सब में दे दिया जाए कि भैया एक बंदे ने 40,000 रुपए के लॉटरी के टिकट खरीदे, बताओ उसकी एसेसिबल वैल्यू कितनी है, तो आप बोला एसेसिबल वैल्यू इतना। अब पूछे बताओ उसकी जीएसटी कितनी है, तो हम बोले जीएसटी हो जाए इतना। क्योंकि जो लॉटरी का टिकट है ना, दैट प्राइस, द फेस वैल्यू इज इंक्लूडिंग जीएसटी। अब सपोज ऐसे लेते कि 40,000 का टिकट है, 38,000 में ले लिया हमने, बताओ जीएसटी कितना, असेसेबल वैल्यू कितना, तो वही 40,000 इंटू 12/100/112, तो चेंज नहीं है। द फेस वैल्यू का 100/112। अब यदि सब में बोल दिया जाए कि कोई लॉटरी बेटिंग हो रही है जिसकी नोटिफाइड वैल्यू है 60,000 रुपये, तो नोटिफाइड वैल्यू था 100/112, ठीक है। तो यदि लॉटरी की फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू तो 100/112, अदरवाइज कोई और लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग कुछ और हो रहा है तो उसकी नोटिफाइड वैल्यू था 100/112 हो गया क्या? ये क्या था रूल 31A। अब आ जाओ 31A के बाद 32 आ गया, वैल्यूएशन इन केस ऑफ एक्सचेंज, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी में क्या करना है, आरबीआई रेफरेंस रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने परचेज किया है, तो जितने में आपने जो भी आरबीआई रेफरेंस रेट है माइनस परचेज प्राइस इक्वल टू असेसेबल वैल्यू। यदि मनी चेंजर ने सेल किया है तो सेल प्राइस माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट इक्वल टू असेसेबल वैल्यू, यानी द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस, सेल प्राइस एंड आरबीआई रेफरेंस रेट शैल बी द असेसेबल वैल्यू। ये जो आरबीआई रेफरेंस रेट, क्लियर है। और यदि आरबीआई रेफरेंस रेट नॉट अवेलेबल, इन दैट केस 1% ऑफ द इंडियन रुपी वैल्यू, ठीक है। और यदि आप डॉलर के बदले में यूरो ले रहे हो, यूरो के बदले में डॉलर ले रहे हो, यानी इंडियन करेंसी इन्वॉल्व ही नहीं है, तो जो दो फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, डॉलर एंड यूरो, जो दो फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, इनटू आरबीआई रेफरेंस रेट इनटू 1%, दोनों का निकालिए। यूरो इंटू आरबीआई रेफरेंस रेट इंटू 1%, डॉलर इंटू आरबीआई रेफरेंस रेट इंटू 1%, और इन दोनों में से जो लोअर होगा दैट शैल बी द असेसेबल वैल्यू। याद आ रहा है क्या सारी बातें? हाँ,
ओके, नाइस। ये था एथ ऑल्टरनेटिव। इसके ऊपर सम्स दिए हुए रहते हैं, लेकिन अभी सम देखने का समय नहीं है। ऑल्टरनेटिव टू, ऑल्टरनेटिव टू क्या बोलता है कि यदि आपको आरबीआई रेफरेंस रेट का ये जो तरीका है समझ में नहीं आता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। और ये दोनों ऑल्टरनेटिव में से कोई भी ऑल्टरनेटिव आप ले सकते हो, आपकी चॉइस है। हाँ, दोनों ऑल्टरनेटिव से आंसर एक नहीं आएगा, एकदम अलग आंसर आएगा। इसमें बोलता है असेसेबल वैल्यू शैल बी फर्स्ट 1 लाख के ट्रांजेक्शन का 1%। नेक्स्ट 1 लाख से 10 लाख के ट्रांजेक्शन के लिए 0.5%। और यदि 10 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो बैलेंस अमाउंट लिए 0.1%। यानी सपोज आज मैंने फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज किया है, 60 लाख के रुपए के बदले में मैंने डॉलर लिया है, तो 60 लाख रुपए में मुझे कितना डॉलर मिला ये सब मैटर नहीं करता, ठीक है। सीधा आता है क्या वैल्यू, आर्बिट्रेरी मेथड से। कैसा, 1 लाख पे 1%, बताना कितना हुआ 1 लाख का 1%, 1000 रुपया। 9 लाख, 1 लाख से 10 लाख कितना होता है, 1 लाख से 10 लाख होता है 9 लाख। 9 लाख का 0.5% कितना हुआ 4500। 10 लाख हो गया, बैलेंस अमाउंट का 0.1%। कुछ धर्म दे गला बैठ रहा है। 50 लाख का 0.1% 5000, यह आ गया 10,500। असेसेबल वैल्यू शैल बी 10,500। ये जो आपने वैल्यू निकाली ये मिनिमम 250 आना चाहिए और मैक्सिमम 60,000 आना चाहिए, ठीक है। तो एक मनी चेंजर जितना भी फॉरेन करेंसी सेल कर रहा है इस मेथड से डायरेक्ट निकाल सकता है, ठीक है। और ये ज्यादा इजी है यार, ये ज्यादा इजी और ज्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू बुकिंग ऑफ टिकट फॉर एयर ट्रेवल एजेंट लिए, तो भैया डोमेस्टिक जितनी भी फ्लाइट है उसमें उससे एसेसेबल वैल्यू मानेंगे। अच्छा, ये जो ऊपर है ना ये जीएसटी अमाउंट नहीं है, ये एसेसेबल वैल्यू है। हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं, हाँ, तो इतना आपको जीएसटी नहीं देना, इतनी आपकी एसेसेबल वैल्यू मालूम मारनी जाएगी। उस पर जो भी जीएसटी रेट लगेगा वो देख लेना। तो वैसे ही कमीशन एजेंट है, एयर ट्रेवल के टिकट बुकिंग कराता है, तो डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए 5% ऑफ द बेस फेयर विल बी द असेसेबल वैल्यू एंड फॉरेन ट्रेवल के लिए 10% ऑफ बेस फेयर विल बी द असेसेबल वैल्यू। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस के केस में असेसेबल वैल्यू क्या मानेंगे। देखो, मेडिकल इंश्योरेंस के केस में तो झमेला ही नहीं है, जितना प्रीमियम उतना असेसेबल वैल्यू। लाइफ इंश्योरेंस के केस में असेसेबल वैल्यू कितना मानेंगे, तो लॉ बोलता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में असेसेबल वैल्यू मानेंगे, डिपेंड करता है कौन सी लाइफ इंश्योरेंस है। यदि ये सिर्फ रिस्क कवरेज लाइफ इंश्योरेंस है तो जितना प्रीमियम दिया दैट विल बी द असेसेबल वैल्यू। लेकिन यदि ये रिस्क प्लस म्यूचुअल फंड लाइफ इंश्योरेंस है, रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट वाली लाइफ इंश्योरेंस है, तो भैया जी आपसे पूछा जाएगा क्या इसका अमाउंट स्प्लिट बताया हुआ है कि कितना रिस्क कवरेज लिए और कितना इन्वेस्टमेंट लिए। यदि ऐसा स्प्लिट करके बताया हुआ है तो जितना रिस्क कवरेज ले रहे हो दैट शैल बी द असेसेबल वैल्यू। और यदि ऐसे अमाउंट स्प्लिट करके पॉलिसी में नहीं बताया हुआ है तो फिर फर्स्ट ईयर के प्रीमियम का 25% और सब्सिक्वेंट ईयर के प्रीमियम का 12.5% शैल बी द असेसेबल वैल्यू। आई रिपीट, फर्स्ट ईयर के प्रीमियम का 25% एंड सब्सिक्वेंट ईयर के प्रीमियम का 12.5% शैल बी द असेसेबल वैल्यू। तो सपोज मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है जिसमें मैं 1 लाख रुपया प्रीमियम देता हूँ और जिसमें म्यूचुअल फंड भी हो जाता है और जिसमें मेरा इंश्योरेंस भी हो जाता है, बस ऐसी है। और कितना इसमें म्यूचुअल फंड में जाता है, कितना इंश्योरेंस में जाता है, ऐसा तो स्प्लिट अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, फर्स्ट ईयर के प्रीमियम की मेरी असेसेबल वैल्यू मानी जाएगी 25,000 और सब्सिक्वेंट जितने भी प्रीमियम दूंगा उसकी असेसेबल वैल्यू मानी जाएगी 12,500, ठीक है। लेकिन मेरे जैसे लोग हैं ना वन टाइम लाइफ इंश्योरेंस वन टाइम प्रीमियम पसंद करते हैं, क्योंकि यार हर साल प्रीमियम देना हम लोग भूल जाते हैं, तो 1 साल ले लेना। तो उसने बोला मुंद्रा जी आप 22 लाख रुपया दे दीजिए, 1 साल आपकी लाइफ इंश्योरेंस खत्म। मैंने ले लो 22 लाख। तो 22 लाख देके मैंने अपनी 5 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस करा रही है, काम खत्म। कभी भी मरे इत्मीनान से मरो, कोई बात नहीं, 22 लाख रुपया आपका दिया हुआ, काम खत्म।
तो लॉ बोलता है ऐसे में से फर्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर प्रीमियम नहीं है, तो 10% इसका विल बी द असेसेबल वैल्यू. असेसेबल वैल्यू शैल बी 10%. ये क्या था रूल? 32 चल रहा था. 32(4) के बाद 32(5) में आते हैं. डिटरमाइनिंग द वैल्यू इन रिलेशन टू टैक्सेबल प्रोवाइडेड बाय पर्संस डीलिंग इन सेकेंड हैंड गुड्स. ओ, आप सेकेंड हैंड गुड्स में डील करते हो? हाँ जी. तो यदि आप सेकेंड हैंड गुड्स में डील करते हो, मतलब करते क्या एग्जैक्टली बताओ. सर मैं सेकेंड हैंड कार खरीदता हूँ, उस कार को थोड़ी बहुत पॉलिश कर देता हूँ और पॉलिश करने के बाद उसको बेच देता हूँ. यानी आप सेकेंड हैंड गुड्स लेते आते हो, उसमें बहुत ही थोड़ा बहुत और काम करते हो, फिर उसको बेच देते हो. राइट? हाँ. तो एक काम करो, आप जो गुड्स परचेज किए थे उसकी आईटीसी क्लेम मत करना. आप अपने सेकेंड हैंड परचेज पे आईटीसी क्लेम मत करिएगा. उसके बाद आपकी जो सेल वैल्यू है माइनस परचेज वैल्यू है, द डिफरेंस विल बी द असेसेबल वैल्यू. इसको एग्जांपल से समझाने दो भाई. ये सपोज मैंने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी 50,000 में, उसके ऊपर मैंने पॉलिसी का खर्चा किया 10,000 का, और फिर मैंने उसको बेच दिया 90,000 में. तो असेसेबल वैल्यू क्या मानी जाएगी? तो आंसर इज असेसेबल वैल्यू शैल बी 40,000. सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस. और इस परचेज प्राइस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन इस 10,000 पे आपको आईटीसी मिल जाएगा. याद रहेगा क्या सारी बात? 10,000 पे आईटीसी मिल जाएगा. अरे थक रहे हो तुम तो यार, स्पीड धीरे करूं क्या मैं? अभी तो ये चैप्टर तो ऐसे ही जाएगा, अगले चैप्टर में लगता है स्पीड धीरे करनी पड़ेगी. आंखें बड़ी कर करके सुन रहे हो. अच्छा, रीपर्चेज गुड्स में असेसेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेल ऑफ रीपर्चेज गुड्स में असेसेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? मतलब आप ठहरे बैंकर, आप लोन देते हो, लोन देने के बाद बंदा अपना इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पाया, तो आप उसकी पुरानी मशीनरी ले आते हो, पुरानी गाड़ी ले आते हो, पुराना फर्नीचर ले आते हो, और बाद में उसको बेच देते हो. तो ऐसे में असेसेबल वैल्यू क्या होगी? तो आंसर इज वो जितने में आपने बेचा सेल वैल्यू माइनस परचेज. तो आपने किया नहीं, आपने तो उठा लाया, रिपोजिशन में आया वो, तो उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट था -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ हटा के उससे रिटर्न डाउन वैल्यू निकालेंगे. नो सेल वैल्यू माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू शैल बी द असेसेबल वैल्यू. हाँ, सपोज आप एक बंदे को आपने एक लोन दिया था 40 लाख का फॉर परचेज ऑफ कार. उस बंदे ने पहला इंस्टॉलमेंट दिया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया. 2 इंस्टॉलमेंट नहीं देने के बाद आपने उसी कार, मतलब ये इंस्टॉलमेंट नहीं देने के बाद आप उसी कार रीपर्चेज करके ले आए, और रीपर्चेज करने के बाद आपने उसको बेच दिया सपोज 36 लाख में सपोज. तो सेल वैल्यू कितनी है? 36 लाख. ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 40 लाख. 40 लाख में से 2 क्वार्टर का 5% करके, 2 साल का 5% करके हटाओ, तो बताओ 2 साल में कितने क्वार्टर? 2 साल में 8 क्वार्टर. 8 क्वार्टर में हर क्वार्टर का 5%, यानी टोटल कितना? 40%. तो 40% हटाओ, तो 36 लाख माइनस ये 40% हटाऊंगा तो 16 लाख रह जाएगा, 24 लाख. 12 लाख शैल बी द असेसेबल वैल्यू. एंड सपोज ये 36 लाख की जगह ये बिकी 20 लाख में. यदि 20 लाख में बिकी तो वैल्यू नेगेटिव में चली गई, तो फिर असेसेबल वैल्यू मान लेंगे 0. असेसेबल वैल्यू मान लेंगे 0. ये क्या था? 32(5) रीपर्चेज गुड्स. यदि वाउचर के थ्रू माल बिक रहा है 32(6), यदि वाउचर के थ्रू माल बिक रहा है तो उस वाउचर की जो रिडेम्पशन वैल्यू है दैट शैल बी द असेसेबल वैल्यू. मतलब आपने वाउचर कितने में सेल किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिए. वाउचर कितने में सेल कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस वाउचर से कितने का गुड्स रिडीम हो रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट. तो सपोज आज आपको पिज्जा मिल रहा है सपोज 500 रुपये में. हाँ, वो पिज्जा का आपको एक वाउचर मिल रहा है 400 रुपये में. 400 रुपये में ले लो, 400 में ले लो, 400 में ले लो, वाउचर मिलेगा आपको 500, पिज्जा मिलेगा आपको 500 का. यानी 400 का वाउचर खरीद के आप 500 का पिज्जा रिडीम करा सकते हो. तो असेसेबल वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 400 की 500. एंड आंसर इज असेसेबल वैल्यू शैल बी 500. ओ, साथ में कोई नहीं बोला, खाली मैंने बोला. अच्छा, ओके. प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है. ये वैल्यूएशन रूल का लास्ट है.
फिर मैं बात बात ही लोग का पचड़ के पर्दा हटवाऊंगा। ये छवि, ये दायिता, ये लोग ने अभी तक अपना, अच्छा छवि, सॉरी, अच्छा ये जिन्होंने भी अपना पर्दा अभी तक नहीं हटाया है, पद्मनाथ झा, इन सबको मैं एक एक करके पकड़ेंगे। अपने क्या बात कर रहे हैं, प्योर एजेंट का। अरे यार, प्योर एजेंट का, कि प्योर एजेंट की जो पेमेंट होती है ना, यानी एनी पेमेंट मेड एज प्योर एजेंट, वो असेसेबल वैल्यू में काउंटिंग में नहीं आता। यानी जो पेमेंट आपको करना था, रेसिपिएंट को करना था, रेसिपिएंट के बिहाफ में सप्लायर ने वो पेमेंट कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, और उसमें सप्लायर ने अलग से कोई मार्कअप नहीं किया है, अलग से कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है। तो इन दैट केस ये जो अलग से रेसिपिएंट ने पे किया है, सप्लायर ने रेसिपिएंट ने पे किया है, वो असेसेबल वैल्यू में नहीं आएगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कि सीए ने अपने क्लाइंट के बिहाफ में इनकम टैक्स पे कर दिया, यानी इनकम टैक्स का बिल था कोई 24,000 का, वो पे कर दिया और उसका रिटर्न भर दिया। रिटर्न भरने के बाद सीए ने अपना बिल रेज किया कि भैया जी 10,000 रुपया मेरी रिटर्न फाइलिंग फीस और 24,000 रुपया जो मैंने आपके बिहाफ में टैक्स दिया, 34,000 का बिल रेज किया। तो ऐसे में आंसर इज असेसेबल वैल्यू इज 10,000। दो बिल में 24,000 है जो हम आपसे रिकवर कर रहे हैं, बट ये 24,000 हैज बीन चार्ज एंड रिकवर्ड एज प्योर एजेंट। प्योर एजेंट के 5 एक फीचर है। पहला फीचर है द पेमेंट शुड हैव बीन मेड बाय रेसिपिएंट बट पेड बाय सप्लायर ऑन हिज बिहाफ। The recipient is aware of that the payment has been made on my behalf. There is no markup. It is separately shown in the invoice. There is no markup and it is separately shown in the invoice, and इसके अलावा कुछ और सर्विस दी गई है by the supplier. यदि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम लोग बोलेंगे भैया ये प्योर एजेंसी है, और प्योर एजेंसी कभी इंक्लूड नहीं होती। भाई ये फटाफट हमने कर लिया, इसलिए हमारा ये हो तो गया, लेकिन एक बात बता दो, 27 से लेके 31 33 तक इतना डलनेस क्यों था भाई? ये सब याद नहीं था क्या? हाँ, ये सब याद नहीं था या मेरी स्पीड बहुत तेज थी?